Hello student, welcome back to online classes. I'm your pole science faculty अनु शर्मा. आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. इस पूरे चैप्टर में हम साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे कि जो साउथ एशिया है वो उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है, वहाँ के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Let us shift our gaze from the larger global development in the post-Cold War era to development in our own region South Asia. कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब पोस्ट वॉर यानी जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था उसके बाद जो हमारा रीजन है, साउथ एशिया रीजन है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं. व्हेन इंडिया एंड द पाकिस्तान जॉइन द क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर, दिस रीजन सडनली बिकम द फोकस ऑफ द ग्लोबल अटेंशन. कह रहे कि जब इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन कर लिया था, न्यूक्लियर पावर क्लब को ज्वाइन कर लिया था, तब अचानक ही इस सभी ग्लोबल यानी ये मतलब पूरी दुनिया का जो फोकस था, ग्लोबल अटेंशन जो है वो इंडिया पाकिस्तान पर आ गया था. द फोकस वाज ऑफ कोर्स ऑन द वेरियस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन. देयर आर पेंडिंग बॉर्डर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट ऑफ द रीजन. Beside there are conflicts arising out of the surgency, ethnic strife and the resource sharing. तो इसमें जो शिफ्ट था, जो पूरी दुनिया का फोकस था वो और भी बाकी चीज़ों पर था, जैसे कि जो बॉर्डर का जो पेंडिंग डिसीजन था उस पर फोकस था, जो वाटर शेयरिंग के जो इशू चल रहे थे उस पर भी लोगों का फोकस था उस समय. इसके बाद कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, गतिरोध हुए, विरोध हुए या कोऑपरेशन हुआ अलग अलग कंट्रीज़ में, मतलब इस रीजन के अलग अलग कंट्रीज़ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद हम बहुत ज़्यादा इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे. वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रीजन एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ सम ऑफ द बिग कंट्रीज इन द रीजन. और हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही थी बड़ी बड़ी कंट्री, मतलब इस रीजन की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं साउथ एशिया के बारे में. तो जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया इज़ रेफर टू एज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्री. जो साउथ एशिया जो है बेसिकली 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है. जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. ये 7 जो देश हैं इनका ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, साउथ एशिया बनाता है. और ये सारे देश जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भिन्नता है. एंड कंटिन्यूस जियो पॉलिटिकल स्पेस. और उसके बावजूद भी ये मतलब इनका जो जियो पॉलिटिकल स्पेस कंटिन्यू चल रहा है. बोलने का मतलब ये है कि जितने भी देश हैं इन सबकी संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, और ये सभी अलग अलग कंट्रीज़ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक जियो पॉलिटिकल स्पेस बनाते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम अगर इसके आगे अगर हम पढ़ें तो इसने कहा कि द वेरियस कंट्रीज इन साउथ डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. कह रही कि जो साउथ एशिया की ये अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेम नहीं है. डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन, श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुल ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. कह रहे हैं कि बहुत सारे यानी जितने भी साउथ एशिया में कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद, बहुत ज़्यादा सीमाओं के साथ श्रीलंका और इंडिया ऐसे देश बने जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित है. जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी जो है वो सिविलियन और मिलिट्री रूल्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर अभी भी नहीं है. नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर द एग्जीक्यूट पावर. कह रहे कि जो नेपाल है उसमें आज भी जो संविधान है वो मतलब वहाँ पर राजतंत्र चलता है. मतलब कुछ समय पहले तो राजतंत्र ही था, लेकिन
हाल ही में इसे प्रजातंत्र में बदला गया है, लेकिन जितने भी एग्जीक्यूटर्स हैं उन पर हमेशा जो है वो जितने भी मोनार्च हैं उनकी तलवार हमेशा लटकती रहती है। Bhutan is still a monarchy, but the king has initiated plan for its transition to multi-party democracy. जो भूटान है वहाँ पर आज भी राजतंत्र चलता है, लेकिन जो भूटान के राजा हैं उन्होंने तय किया है कि वो क्या करेंगे, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनाएंगे। इसके बाद कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन इन द मालदीव आफ्टर द 2005 इलेक्शन। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मालदीव में जो डेमोक्रेसी मजबूत हुई है वो 2005 के इलेक्शन के बाद हुई है, जिसे यहाँ बताया भी गया है कि कहाँ पर कितनी डेमोक्रेसीज है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहे कि अस्वामी लीग लेड द शेख Ubuddin won all the seat in East Pakistan. Pakistan has secured a majority in the proposed Constitutional Assembly for the whole of the Pakistan in 1970. यहाँ पर बताया गया है कि 1970 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की गई थी, जिसमें असामी लीग के शेख मुहिजिब जो है उन्होंने सीटें जीती थी ईस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने मेजॉरिटी के साथ असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया था। 1970 का इलेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर ये डेटाज आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये कब कब इलेक्शन हुए हैं और किसने सीटें ऑक्युपाई की हैं। उसके बाद जो बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। कह रहे कि जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से लेकर 1971 तक। ड्यूरिंग द यूहाया खान मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। कह रहे कि जो यूहाया खान की जो मिलिट्री का जब तक शासन चल रहा था तब तक जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो पाकिस्तान था वहाँ पर और बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़े वहाँ के लोगों से। लेकिन जब इंडिया 1971 में इंडिया के साथ इनका युद्ध हुआ, तब जो इंडिया था उसने ही पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बांग्लादेश को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोकन अवे टू एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड द बांग्लादेश। और जब इंडिया ने 1971 में जब उसे जीत लिया तो उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया और उसको नाम दिया बांग्लादेश। इसके बाद ये तो स्टोरी सारी इसके बारे में बता रही है। इसके आगे चलते हैं। बांग्लादेश यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से इसे रीड आउट करना है। इसके बाद अगर हम डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि जो बांग्लादेश है वो पार्ट था 1947 से लेकर 1971 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर यही बताया गया कि किस किस तरीके से इंडिया ईस्ट पाकिस्तान का भारत के साथ जो है युद्ध हुआ और कैसे बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र राज्य बना। ओके ठीक है, तो अब हम यहाँ थे। इस तरीके से पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश बना। इन पाकिस्तान मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन बिकॉज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान took the command by election but thrown away by military due to the dissatisfaction of his rule। कह रहे कि जो पाकिस्तान में जो वो लोकतंत्र था वो दो धारी तलवार के बराबर था। कैसे कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोगों द्वारा जो चुनकर आए अयूब खान उनको क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया, मिलिट्री द्वारा उनको हटा दिया गया। ये कह के डिससेटिस्फैक्शन का रूल लगा के उनको हटा दिया गया। After 1971, an elected government was formed under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto,
रिमूव बाय द जनरल ज़ाइक इल हक इन 1971। उसके बाद फिर 1971 में दोबारा इलेक्शन हुए, फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया गया किसके लीडरशिप में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में इसे बनाया गया। लेकिन फिर से जो जनरल थे ज़ाई इल हक उन्होंने उन्हें हटा दिया 1977 में। Again in 1988 in Pakistan pro democracy protest democratic government was established in 1988। उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने लगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। ऐसा होने से 1988 में फिर से क्या हुआ, मतलब डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए आवाज़ उठने लगी। ही लीडर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में। लेटर ऑन द हिस्ट्री रिपीटेड द जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक द कमांड इन 1999। लेकिन दोबारा इतिहास दोहराया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने क्या कर लिया, 1999 में दोबारा से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद गद्दी पर आ गए। एंड गॉट इलेक्टेड इन 2005 टू बी कंटिन्यू टिल डेट। और फिर दोबारा क्या किए गए, इलेक्ट किए गए 2005 में, जो कि आज तक चल रहे हैं। Several factors have contributed to Pakistan failure in building a stable democracy. The social dominance of the military clergy and the land owning atrocity has led to the frequent overthrow of elected government and establish of military government। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की बिल्डिंग है वो स्टेबल डेमोक्रेसी बिल्ड अभी तक नहीं हो पाया, हमेशा फेल हो जाता है। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लेरगी एंड लैंड ओवरिंग एट्रोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रू। कह रहे कि जो सामाजिक डोमिनेंस है मिलिट्री का, उसकी वजह से या फिर लैंड ओइंग की वजह से, यानी जो ज़मीनों का जो अधिकार है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, मतलब जो मिलिट्री है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर देती है, हटा देती है और स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू द डोमिनेंस। कह रहे कि जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट ना होने की वजह से भी जो मिलिट्री है वो क्या करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करती है, डोमिनेंस करती है, उसका प्रताड़न करती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।